हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश में इस पर स्वागत करता हूँ। तो पिछली वीडियो हमारी अधूरी रह गई थी, पूरी बन नहीं पाई। बीच में कुछ मेहमान आ गए थे तो मुझे बीच में जाना पड़ा, तो वो वीडियो आधी अधूरी रह गई। तो चले हम आगे से शुरू करते हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ लिया था, जिसमें हमने पहला कैटेगरी पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें सारे नंबर आ गए दुनिया की जितनी भी है। उसको हमने दो भाग में विभाजित किया था। पहला है रियल नंबर, जो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक। और दूसरा था इमेजिनरी नंबर, जिसको मैंने आपको बताया था आयोटा बराबर अंडर रूट के अंदर -1 और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। उस पर हमने एक सवाल भी कर लिया था। तो इमेजिनरी नंबर उतना पूछते नहीं हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप उस पर ज़्यादा टेंशन मत लो, आप रियल नंबर पे बात करो। रियल नंबर को हम कितने भागों में बांटते हैं, हम रियल नंबर पे बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, रियल नंबर्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आप हेडिंग लगा लो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं रियल नंबर को हिंदी में? वास्तविक संख्याएं। इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे रियल नंबर को। पहला हमारा होगा डेसिमल नंबर। पहला हमारा क्या है? डेसिमल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं। और दूसरा हम इसको बांटेंगे इंटीजर में। किस में बांटेंगे? इंटीजर में। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। ये हो गई। तो डेसिमल में कौन सी आ जाएगी? 0.1, 0.2, 0.3, 16.9, ऐसे चलती जाएगी। और इधर माइनस में आ जाएगी, माइनस का 10.9, और इधर आप लिख लो माइनस का 20.1। तो ये हमारी क्या हो गई? दशमलव वाली संख्या है, डेसिमल नंबर। अब हम बात करेंगे इंटीजर की। तो इंटीजर हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? आप बोलोगे सर इंटीजर माइनस इन्फानाइट से लेकर इसमें आ जाएगी, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण अंक, इसका आप संधि विच्छेद करो, देखो पूर्ण अंक क्या आएगा? पूर्ण अंक। तो कंप्लीट नंबर आना चाहिए, ऐसे पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वो होती है हमारी कौन सी? इंटीजर संख्या है। तो ये कहाँ तक जाएगी? प्लस इन्फानाइट तक। तो ये हमने बात कर ली रियल नंबर पे, जो दशमलव नंबर और पूर्णांक में हमने इसको बांट दिया। अब हम डेसिमल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डेसिमल संख्या क्या होती है। डेसिमल में भी सवाल बनता है, आपको आना चाहिए। जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तो डेसिमल के बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा जान लो डेसिमल के बारे में। तो डेसिमल को मैं दो भागों में विभाजित कर रहा हूँ। डेसिमल को किस में कर रहा हूँ? डेसिमल नंबर, इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला हमारा होगा कौन सा? रिकरिंग डेसिमल। पहला हमारा होगा रिकरिंग डेसिमल, या हम इसको बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोल सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि हम पॉइंट को हटा सकते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करना, गायब करना, समाप्त करना, खत्म करना। टर्मिनेट करना। इसको हम बोलते हैं शांत आवृत्ति वाली संख्याएं। आप इसको शांत आवृत्ति भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शांत आवृत्ति भी आप बोल सकते हैं। इसकी आवृत्ति क्या है? शांत है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पहले चलो ये वाला देख लेते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल। इधर भी आप देख लो क्या होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो सकती। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो सकती। इन्हें हम, इसमें पॉइंट को हम गायब नहीं कर सकते, पॉइंट को हटा नहीं पाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया। जैसे आप एक संख्या मान लो 0.156782312, ऐसे आगे चलता जा रहा है, ऐसे आगे तक चलता जा रहा है, तो ये क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम इसमें क्या, पॉइंट को हटा नहीं सकते। इसको हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति। इसकी आवृत्ति क्या है? अशांत है। कौन सी आवृत्ति है? अशांत आवृत्ति। और शांत आवृत्ति में हम एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे 0.3333
3, ये ऐसे आगे तक चलता जा रहा है 3 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 पर बार। इस बार का क्या मतलब होता है कि आगे इसकी आवर्ती चलती जा रही है, आवर्ती इसकी चलती जा रही है आगे तक, ये 3 और आएगा। 3 पर बार का मतलब 3 चलता जा रहा है आगे तक, ठीक है। अब हमें इसमें पॉइंट हटाना है भाई, ये तो रिकरिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको हटा सकते हैं। अब हटाएंगे कैसे, आप एक काम करो, इसको x के बराबर मान लो। इसको किसके बराबर मान लो आप, x के बराबर मान लो। अब आप दोनों तरफ 10 से गुणा करो, तो मैंने 10 से गुणा कर दिया, 10x बराबर इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3.3 डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा। भाई 10 से गुणा करूँगा, इसको देखो, अरे इसको मत देखो आप, इसको देखो। अगर मैं 10 से गुणा करूँगा तो एक पॉइंट यहाँ आगे चला जाएगा, 10 से गुणा करने पर यही होगा। तो 10 से गुणा कर दिया तो एक अंक पॉइंट के इधर आ गया और ये ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 10x बराबर 3 प्लस 0.3 ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10x बराबर हमारा क्या आ गया, 3 प्लस इस 0.33 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.3 पर बार, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ x, तो इसको मैंने x लिख दिया। भाई ये अनंत तक चलता जा रहा है 3, अगर इसमें से मैंने एक 3 निकाल लिया तो अनंत पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने 10 से गुणा कर दिया। अब आगे यहाँ पे देखो आप, x इधर आ जाएगा तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 3, और x बराबर कितना आ जाएगा 3/9। तो यहाँ से आप देखो x बराबर कितना आ गया 3/9। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जितने भी अंक है, जैसे मैं अगर बात करूँ 0.3 पर बार है, अब हमें इसको क्या P/Q के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, P/Q के रूप में। तो मैं क्या करूँगा 3 लिखूँगा, 3 लिखा बटा पॉइंट के अंदर जितनी भी संख्या पर बार है, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या पर बार है उतने 9 लगा दो। तो ये मैंने 9 लगा दिया। भाई एक संख्या के ऊपर बार है ना, तो एक 9 लगा दिया। अगर यहीं पर मैं बात करता 0.23 पर बार, इसको मुझे लिखना है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ऊपर मेरी संख्या आ जाएगी और नीचे जितनी संख्या पर बार है उतने 9 आएंगे। 1 2 दो संख्या के ऊपर क्या है, संख्या डिजिट 2 अंक पर बार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99। तो आपको ये चेंज करना आ गया होगा, और ये आता कैसे मैंने आपको पूरा यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिया। तो आप देखो जो शांत आवर्ती की होती है संख्याएं, इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो शांत आवर्ती की जो संख्या होती है, रिकरिंग डेसिमल होते हैं, इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मेरी कौन सी संख्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्या होती है, कौन सी, परिमेय संख्या। जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम इसका पॉइंट हटा नहीं सकते, इसको मतलब P/Q के रूप में हम कभी नहीं लिख पाएंगे। P/Q के रूप में इसे हम कभी नहीं लिख पाएंगे। इसका क्या मतलब है कि ये हमारी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। भाई हम इसे कभी भी लिख पाएंगे क्या, ये बताओ। इसकी आवर्ती कैसी है, अशांत आवर्ती है, तो हम इसको P/Q के रूप में कभी भी नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को साथ लेके चल रहा हूँ, तो इंग्लिश में जो वर्ड बताना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो हिंदी वाले के लिए अपरिमेय और इरेशनल नंबर। तो आप एक बात याद रख लो, दुनिया के जितने भी नॉन रिकरिंग डेसिमल है जिनका हम पॉइंट नहीं हटा सकते, वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लो, ठीक है। और नीचे आप एक नोट लगा के लिख लो
यहाँ पे आप छोटा सा नोट लगा लो, 10 रुपये वाला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर का मतलब जैसे ये रिपीट हो रहा था, 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा था ना, इसका मतलब रिपीटिंग नंबर। ये क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर, जिसका हम पॉइंट टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट करने के बाद में हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये आप नोट लगा के लिख लो। और यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो छोटी सी आप परिमेय संख्या की परिभाषा लिख लो। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसकी आप लिख लो क्या परिभाषा। तो लिखो एनी नंबर, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल दूंगा। एनी नंबर दैट कैन बी represented in P/Q form where जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो। भाई Q नीचे आ रहा है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो Q नॉट इक्वल टू जीरो। हिंदी में सुन लो, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी कौन सी संख्या होती है? रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या होती है। समझ में आ गया? तो आगे बढ़े हम। इसके नीचे एक छोटी सी लाइन और लिख लो, ऑल। छोटी सी नोट लगा लो आप। ऑल का मतलब दुनिया के अंदर जितनी भी है। ऑल रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब जो टर्मिनेट हो सकते हैं। मैंने अभी बताया ना, 3 आगे आ रहा है, 0.333 आगे चलता जा रहा है, तो वो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, तो ऑल रिपीटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या। तो इस दुनिया के अंदर जितनी भी रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या हो जाएगी। लिखना मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और हम सिंप्लीफिकेशन में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। इस पे पूरी की पूरी 1-2 घंटे की क्लास होगी डेसिमल नंबर पे। नंबर सिस्टम में उतना कुछ खास नहीं है, तो मैंने नॉर्मल सी बातें आपको बता दी ध्यान रखने के लिए, ठीक है। आगे लिखो। आगे जैसे देखो, आपके पास में अगर अंडर रूट की बात करूँ मैं, ये मेरा x है, ये अंडर रूट के अंदर आ गया सपोजिट। अगर x 4 है, 9 है, या फिर 16 है, या फिर 25 है, तो अंडर रूट x को हम बाहर इसका अंडर रूट हटा सकते हैं। लेकिन अंडर रूट के अंदर 3 आ गया, तो भाई इसका कभी रूट निकलेगा क्या? इसका रूट कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो, इफ़ यदि x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यदि x परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। अगर ये x की जगह आ गई तो इसका अंडर रूट निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और फिर हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर यदि ये x ऐसी संख्या आ गई, अगर ये x ऐसी संख्या आ गई जिसका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे चलो मान लो 61 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका हम अंडर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। पॉइंट में आएगा ना भाई, 7 पॉइंट कुछ आएगा। अब ये आगे चलता जाएगा, हमें पता नहीं कहाँ तक आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ये हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? भाई इतना मैंने समझाया, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या?
परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या में किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप आगे चले। फिर यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, कमेंट कर सकते हो आप, है या नहीं। ये हमारा पेज भी पूरा हो गया है तो हम अगला पेज लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कोई डाउट नहीं है तो चलो देखो आगे। हम थोड़ी सी पाई के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो पाई, दुनिया में ये चलता है कि पाई का मान कितना होता है, दुनिया में क्या सब जगह चलता है ये, तो पाई का मान होता है 22/7। लेकिन अगर मैं बात करूं पाई की, केवल पाई की, अगर मैं बात करूं पाई, आपको एग्जाम में ये दिया है कि पाई, कुछ नहीं दिया, केवल इतना सा दिया है कि पाई। तो पाई मेरा क्या है, पाई मेरा अपरिमेय संख्या है। पाई मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं 22/7 की, क्या बात करूं 22/7 की, तो ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। भाई ये P/Q के रूप में लिखी हुई है ना, देखो P/Q, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय नंबर। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आप बोलोगे सर पाई और 22/7 तो एक ही चीज़ है, पाई का मान ही तो 22/7 होता है। अरे भाई पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान होता है 3.14, आगे से चलता जाएगा, ये कहाँ तक चलेगा कोई आइडिया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 22/7 का मान भी 3.14 के आसपास होता है, इसलिए हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पाई का मान 22/7 मान लेते हैं। पाई का मान 22/7 होता नहीं है, हम कैलकुलेशन में पाई का मान 22/7 यूज कर लेते हैं। तो आई बात आपको समझ में। तो अब याद रखना कि पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, ये परिमेय नंबर है। इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं। पाई और 22/7 में जो भी आपको कन्फ्यूजन है इसको दूर कर लीजिए, ठीक है। तो आप नीचे एक लाइन लिखिए, ए और बी, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ए और बी आपको कोई दो संख्या दी गई है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है और कितनी अपरिमेय संख्या है, तो आप यहाँ पे लिख लो ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, दोनों लिख लो, रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल और रेशनल नंबर होते हैं। ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। इस चीज़ का मतलब है कि ए और बी आपको दो संख्या दी गई है और इनके बीच में कितनी परिमेय और कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत। ए और बी के बीच में कितनी परिमेय संख्या है और कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो वो कितनी होती है, अनंत, बहुत सारी होती है। भाई आप पॉइंट के अंदर कितना भी ले लो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.01, 0.02, 0.03, 0.00002, मतलब बहुत सारी, जितनी संख्या आप बनाना चाहो ना उतनी संख्या बन सकती है, जितनी भी संख्या आप बनाना चाहो उतनी संख्या बन सकती है। अब आपकी सवाल पूछ ले कि कौन सी होती है, अगर एग्जाम में चलो बाई चांस पूछ ले, इसका फॉर्मूला पूछ ले या कुछ भी पूछ ले कि कौन सी होती है, तो आप यहाँ पे लिख लो कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच परिमेय संख्याएं, ए और बी के बीच परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, ए के प्लस बी बटा के प्लस 1, जहाँ के क्या होता है, जहाँ वेर के बराबर 1, 2, 3, 4, या आगे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ए और बी के बीच अगर आपको परिमेय संख्या पूछी जाए कि कौन कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है, या डायरेक्ट आपको यही दे दिया जाए ए के प्लस बी बटा के प्लस 1, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ए और बी आपको दिया होगा और इनके बीच में आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, के का मान
ये होता है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, इसके आगे आप अपरिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला भी लिख लो कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय नंबर, ये क्या होता है, ए बी की घात 1/2, फिर आगे आप लिखो ए बी की घात 1/3, आगे आप लिख लो ए बी की घात 1/4, डॉट 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 ऐसे अनंत तक चलता जाएगा। भाई ए बी की घात 1/2, ए बी की घात 1/3, ए बी की घात 1/4, ए बी की घात 1/5, ए बी की घात 1/6, फिर ए बी की घात 1/7, ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी। ए और बी के बीच अपरिमेय नंबर कितनी होती है, अनंत होती है, और होती कौन कौन सी है, ये वाली मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल आपके सामने फेंक रहा हूँ, इस सवाल का आंसर चुटकियों में देना है आपको। ठीक है, इफ x इज ए नेचुरल नंबर देन √x इज, x आपको क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मैं इनको अंडर रूट के अंदर डाल दूँ तो मेरा क्या आएगा, √x क्या आएगा, √x, भाई जिन संख्या का अंडर रूट निकल सकता है वो संख्या तो आ जाएगी बाहर, तो हमारा नेचुरल नंबर आ जाएगा। जो संख्या अंडर रूट निकल सकती है उसका तो क्या, नेचुरल नंबर आ जाएगा। भाई मैंने √4 डाल दिया तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2, तो 2 क्या है, नेचुरल नंबर। तो पहली बात तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, या और क्या आ सकता है, अपरिमेय संख्या आ सकती है। भाई मैंने इसके अंदर 3 डाल दिया तो 3 का अंडर रूट में नहीं निकाल सकता, तो मेरी क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो x इज ए नेचुरल नंबर देन √x क्या हो सकता है, या तो नेचुरल नंबर हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है, बस इतना ही हो सकता है। तो ये मैंने आपको परिमेय, अपरिमेय, डेसिमल नंबर सारे बता दिए। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि इंटीजर को कैसे बांटेंगे। भाई हमने डेसिमल को बांट लिया, रियल नंबर को हमने 2 भागों में बांटा था, पहला तो था डेसिमल, दूसरा कौन सा था, इंटीजर। अब हम इंटीजर को बांटने वाले हैं, डेसिमल का काम यही तमाम हो गया है। अब हम इंटीजर की बात कर लेते हैं, पहले इसकी थ्योरी कर लेते हैं थोड़ी सी है, देखो फिर सवाल करेंगे तो आपको बैक टू बैक मजा आएगा। तो इंटीजर क्या होते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूर्ण अंक। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, -∞ से लेके +∞ तक। तो हम इसके 3 पार्ट करेंगे। पहला तो होता है जीरो, जीरो इंटीजर, ये क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फानाइट। जीरो का मतलब आप सब जानते हैं, जीरो। और नेगेटिव इंटीजर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, -1 -2 -3 -∞ तक। तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर चलेंगे, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब आप ये देखो कि जो ये जीरो है, जीरो के बारे में बच्चों को बड़ा डाउट आता है कि सर ये पॉजिटिव इंटीजर होता है या नेगेटिव इंटीजर। तो भाई ये इसकी अलग कैटेगरी में आता है, ये होता तो इंटीजर ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटीजर नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। अरे भाई जीरो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर मत लेना आप, जीरो एक अलग होता है। जीरो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और जीरो नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन जीरो एक इंटीजर है। मेरी बात ढंग से सुनना, जीरो पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, जीरो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, बट लेकिन जीरो क्या है, एक इंटीजर है। समझ में आ रही है ना। अरे बहुत गहरी बात है ये, समझने वाला ही समझ सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। समझ में आई, नहीं आई, चलो नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दो, नहीं आई तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे आप एक छोटा सा नोट लगा के लिख लो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6।
ऐसे ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। और एक होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्याएं, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना सा फर्क है कि इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है। पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होती है। बस इतना सा छोटा सा मामूली सा फर्क है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप कुछ फॉर्मूले लिख लो, काम के फॉर्मूले काम आएंगे। अगर आपको बोल दिया जाए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? वो होता है एन प्लस 1/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये तो सबको आते ही हैं। अरे भाई ये फॉर्मूले तो आते ही है ना, लेकिन फिर भी आप नोट्स बना रहे हो तो ढंग से आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एन नेचुरल नंबर, इसका हिंदी में अर्थ होगा पहले एन संख्याओं के वर्गों का योग। पहले एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है? तो आप बोलोगे सर एन प्लस 1 2n+1/6। ये इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 2n+1/6। अब आप देख लो क्यूब का। अगर क्यूब का सम पूछा जाए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरी लाइन आप लिख लेना अपने हिसाब से। अगर आपको पहले प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला यही होता है, ऊपर देखो ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को कुछ नहीं करना, n+1/2 लिखना है और इसका स्क्वायर कर देना बस। ये इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक हो गई। जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है इसका स्क्वायर करना है, तो ये हमारा क्यूब का सम आ जाएगा इतना, ठीक है। अब आप एक छोटा सा सवाल देख लो जिसमें बड़े खूब सारे बच्चे गलती करेंगे, मुझे जितना उम्मीद है उनसे। ये पहला सवाल है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम फर्स्ट 19 होल नंबर। तो आप पहले ये देखो कि होल नंबर होते कौन कौन से हैं। तो होल नंबर हमारे होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा? ये 19 की बात कर रहा है तो ये 18 तक जाएगा। भाई 1 से 18 तो ये हो गए, एक 0 हो गया तो 19 हो गए ना। अब इनका योग पूछ रहा है, तो भाई मैं 0 को जोड़ूंगा तो कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब बनता है क्या? ये बताओ आप। 0 को जोड़ने पर कोई मतलब बनता है क्या? नहीं बनता। तो आप 1 से 18 तक जोड़ दो। तो 1 से 18 तक जोड़ने के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला आप याद करो, वो होता है n+1/2। फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। तो n हमारे यहाँ पे कितना है? 18। तो 18 गुणा 18 + 1 कितना हो जाएगा? 19/2। तो 2 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। जब 19 को मैं 9 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 171। तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया? आप बोलोगे सर 1। तो 1 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब खूब सारे बच्चों ने गलती की होगी, उन्होंने क्या किया होगा कि उसमें 19 मान रख दिया होगा एन का। एन का यहाँ पे मान कितना रख दिया होगा? 19। ये उन्होंने गलती कर दी होगी। अरे भाई एन का मान 19 नहीं लिखना, एन का मान 18 ही लिखना है। 0 तो हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे भाई। 0 जब किसी में जुड़ता है तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? ठीक है, तो 0 डजन मैटर, कोई मतलब नहीं है इसका सम का। 0 का सम करने का कोई मतलब नहीं है। आगे देखो, अब हमने इंटीजर के 3 पार्ट कर दिए। इंटीजर को 3 पार्ट्स में बांट दिया, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0। अब हम उनको भी अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे। पॉजिटिव इंटीजर की जो मैं बात करूं, देखो पॉजिटिव इंटीजर के हम क्या कर रहे हैं? पार्ट्स कर रहे हैं कि ये कितने भागों में बटेगा। पॉजिटिव इंटीजर आप हेडिंग लगा लो, पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से इन्फानाइट तक। ये क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर।
1 से अनंत तक हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। पहला पार्ट हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। दूसरा हो जाएगा हमारा कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। ये तो हो गई, आप लिख लो क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं, और ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर और कंपोसाइट नंबर। तो इतना हो गया आपको। अब अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है। दुनिया में सब जानते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, लेकिन जानता कोई नहीं कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। अभाज्य संख्या हम बोलते हैं किसे, भाई जानता है क्या कोई, बताओ। प्राइम नंबर सबको पता है कि सर प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ऐसे चलती जाएगी प्राइम नंबर। और भाज्य संख्या होती है जो 4, 6, 8 ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। अब ये नहीं पता, सबसे पहला बच्चों को कन्फ्यूजन क्या आता है कि एक, बच्चों को कन्फ्यूजन आता है एक, ये भाज्य है या अभाज्य है, ये क्या है। तो भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। एक कुछ नहीं है, एक प्राइम नंबर भी नहीं है और एक कंपोसाइट नंबर भी नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसका कारण जानते हैं कि एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है और भाज्य संख्या भी क्यों नहीं है। तो भाई देखो, अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है वो होती है कि इसके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर। सॉरी, कम से कम क्या, इसके होते हैं 2 फैक्टर है। जिसके केवल और केवल, ऐसा लिख लो आप, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल और केवल ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। अब 2 फैक्टर कौन कौन से, एक फैक्टर तो हो जाएगा एक, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा वो संख्या खुद, वो संख्या स्वयं। आप यहाँ पे लिख लो वो संख्या स्वयं, ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो एक होता है और एक स्वयं। तो ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का भाग जाए और उसमें केवल खुद का भाग जाए, उसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए, वो संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। तो इसके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। अगर मैं कंपोसाइट नंबर की बात करूं तो कंपोसाइट नंबर में कितने फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे मैं 4 की बात करूं तो 4 का फैक्टर एक तो एक है, एक 2 है और एक 4 खुद है। तो 4 के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर है। तो भाई 2 से ज़्यादा हो गया ना। लेकिन इसमें अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का फैक्टर केवल एक तो एक है और एक 3 खुद है। तो इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं एक की बात करूं तो एक का केवल एक ही फैक्टर है, वो कौन सा है, एक। एक का केवल एक ही फैक्टर है, वो कौन सा है, एक। एक आप, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर एक का फैक्टर तो एक भी है और ये खुद भी है एक। तो भाई एक एक 2 बार थोड़ी ना आएगा। अगर ऐसे एक एक 2 बार आएगा तो मैं 4 के तो हज़ारों फैक्टर हो जाएंगे। एक को मैंने 1000 बार लिख लिया, 2 को मैंने 1000 बार लिख लिया, 4 को भी 10,000 बार लिख लिया। तो ये तो एक फैक्टर केवल एक बार ही काउंट होता है, ये नहीं होगा। तो एक का केवल एक ही फैक्टर है, वो कौन सा है, 1। कौन सा है, 1। बात समझ में आ गई। तो अब अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि इसमें 2 फैक्टर होते हैं और इसमें 2 से अधिक होते हैं। तो एक का केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए ये तो ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। तो आज आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों नहीं है। मैंने आपको इतना अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आप लिखना चाहो तो एक नोट लगा के लिख लो साइड में कि एक ना ही तो प्राइम संख्या है। आप यहाँ पे इसके नीचे लिख लो एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इसे काट दो। काटने का मतलब प्राइम नहीं है। और इसमें भी लिख लो कि एक कंपोसाइट नंबर भी नहीं है, एक कंपोसाइट नंबर भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि दुनिया के अंदर अभाज्य संख्या होती है, ये सम होती है या विषम। तो आप बोलोगे सर सम संख्या में तो 2 का भाग जाता है और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। तो आप ये देखो, आपको यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, तो ये 2 क्या है,
ये दो सम संख्या है ना, इसमें दो का भाग जाता है। इसके बाद में जितनी भी संख्या आएगी उसमें दो का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो आप दो की साइड में आप ऐसा लिख लो, दो एकमात्र ऐसी संख्या है इस वर्ल्ड में, जितने भी ग्रह है सभी ग्रह पर दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो कौन सी है? दो। ये लाइन आप लिख लो। दो क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तो इतनी बात आपको क्लियर है? अरे भाई इतना तो समझ में आ गया ना। दो क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये एकमात्र ऐसी संख्या है दो जो सम भी है और अभाज्य भी है। यहाँ तक ठीक है। अब हम प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर होते कितने। 1 से 50 तक अगर मैं बात करूँ, इस पे सवाल आया हुआ है। ये जो अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ इस पे एसएससी ने सवाल पूछा था पिछली बार ही, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो 1 से 50 तक, 1 से लगाकर 50 तक मेरी प्राइम नंबर कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर 15 संख्याएँ होती हैं। भाई आप काउंट करना चाहो तो काउंट कर लेना, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ऐसे आप काउंट कर लेना। तो 1 से 50 तक कितनी संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्या होती है। यह आप याद रख लो तो आपके लिए बेस्ट है। और 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? इस पे जो सवाल आया हुआ है वह मैं आपको अभी करवा दूंगा, ठीक है। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? वो होती है 10। तो कहने का मतलब ओवरऑल देखो आप, ओवरऑल अगर मैं 1 से 100 तक की संख्याओं की बात करूं, 1 से 100 तक की संख्याओं की बात करूं तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 15 और 10 25। 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितनी होती है? 25, ठीक है। अब इस पर जो सवाल एसएससी ने पूछा था पिछली बार, हम उस सवाल की बात कर लेते हैं। देखो, if m is the number of prime number between 1 and 50 and n is the number of prime number between 50 and 100, then what is m minus n equal to? सवाल में हिंदी में ये दिया गया है। देखो, m प्राइम नंबर की संख्या है 1 से 50 तक। भाई 1 से 50 तक जितनी भी प्राइम संख्या होती है उन संख्याओं को m से दर्शाया गया है। और n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच में जितनी भी प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, उन संख्याओं को n कहा गया है। देन व्हाट इज m माइनस एन इक्वल टू? ये सवाल आपसे दिया गया था, m माइनस एन का अंतर पूछा है। अगर आपको डायरेक्टली पता है कि 1 से 50 तक मेरी कितनी प्राइम संख्या होती है, 1 से 50 तक मेरी कितनी प्राइम संख्या होती है, आप बोलोगे सर 15, अभी आपने करवाया था। तो m का मान कितना हो जाएगा? 15। भाई 15 ही है ना। अगर 50 से 100 तक n का मान कितना हो जाएगा? 50 से 100 तक कितनी होती है? 10। अब आपसे पूछा है कि m माइनस एन, तो 15 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन 5। अगर ये डायरेक्ट आपको याद है कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होती है, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होती है, इनका डिफरेंस आ जाएगा 5, जो कि पहला ही ऑप्शन है। ये आपको याद है तो आप इतना जल्दी कर लेंगे। अगर आपको याद नहीं है, पता नहीं है, तो आप सारी संख्या लिखोगे, 1 से 100 तक जितनी भी प्राइम संख्या होती है सारी लिखोगे। लिखने में आपका कितना टाइम वेस्ट होगा? तो वो टाइम जाएगा वो अलग। तो आपका कहने का मतलब आप इस चीज़ को याद रख लो, इस पे डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है। ये तो मैंने m माइनस एन पूछा था। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि m प्लस एन बटा m1, ये सवाल मैं पूछ लेता तो आपको डायरेक्ट याद है तो आप चुटकियों में निकाल दोगे, ठीक है। तो आप याद रख लो, इसमें याद करने में क्या जा रहा है, इतना सरल ही तो है। देखो, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर, टोटल 25 होती है। ये तो आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर। तो आगे बढ़ें, तो आगे हम सवाल करें थोड़े से, फिर बाद में हम थोड़ी थ्योरी और कर लेंगे। तो प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर पर सवाल कर लेते हैं। ये सवाल डायरेक्ट एसएससी ने थ्योरी के रूप में पूछा था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। उन्होंने इतना ही पूछा था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ऑप्शन दिए थे 100, 101, 102, 103।
तो ये आपको चेक करना था, लेकिन मैंने इस पर एक सवाल बना दिया। n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा जब ये 13 से विभाजित की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो होती है 101। यह आपको पता होना चाहिए। मैं अभी आपको निकालना भी सिखाऊंगा कि प्राइम संख्या निकालते कैसे पता करते हैं कि ये प्राइम है या नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप ये सवाल देखो। 101 को जब मैं 13 से विभाजित करूंगा, 101 को जब मैं 13 से विभाजित करूंगा, 13 से दिया ना, 13 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप देखो कितनी बार भाग जाएगा, इसमें 7 बार जाएगा। 13 सत्तर कितना होता है 91, तो 9 10 बच जाएगा। तो 10 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर शेषफल आ जाएगा। तो 10 इस सवाल का आंसर है। तो अगला सवाल देखो आप। सवाल में पूछा है ऑल ओड प्राइम नंबर, सभी विषम अभाज्य संख्याएं अप टू 100 तक आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, जब एक साथ गुणा किया जाए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। तो इस मल्टीप्लिकेशन में, इस गुणा के अंदर उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखो 100 तक प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है, आप ये बताओ। ऑल ओड प्राइम नंबर, तो आप बोलोगे सर प्राइम नंबर तो होती है 2 3 5 7। अरे भाई सवाल में ओड बोला है, ओड का मतलब होती है विषम, तो हम 2 को इसमें नहीं लेंगे, 2 को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो 2 के अलावा कौन कौन सी होती है, आप बोलोगे सर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17, ऐसे चलती जाएगी। कहाँ तक लेनी है, 100 लेनी है, 100 तक लेनी है, 100 नहीं लेनी, 100 तक लेनी है। ठीक है, अब इनको गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप इसमें एक चीज़ देखो, 5 आ रहा है, 5। इस 5 की मुझे एक बात ध्यान है कि 5 को जब मैं सम संख्या से गुणा करता हूँ, 5 को जब मैं सम संख्या से गुणा करता हूँ तो मेरा कितना आता है, इकाई का अंक। 5 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ 10 आएगा, 5 को मैं 4 से गुणा करूँ 20 आएगा, 5 को मैं 6 से गुणा करूँ 30 आएगा, 5 को मैं 8 से गुणा करूँ 40 आएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, इकाई का अंक कितना आ रहा है। आप बोलोगे सर इकाई का अंक तो 0 आ रहा है ना। तो 5 को दुनिया की किसी भी सम संख्या से गुणा करूँगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0। यहीं पर अगर मैं 5 को विषम संख्या से गुणा करूँ, ओड नंबर से गुणा करूँ, 5 को जब ओड नंबर से गुणा किया जाता है तो कितना आता है। 5 को 1 से गुणा करो 5 आएगा, 5 को 3 से गुणा करो 15 आएगा, 5 को आप 5 से गुणा करो 25 आएगा, 5 को 7 से गुणा करो 35 आएगा। तो यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो 5 को आप दुनिया की किसी भी विषम संख्या से गुणा कर देना, चाहो तो आप मंगल ग्रह से भी कोई संख्या उठा कर ले आना विषम संख्या, जिसको 5 से गुणा कर देना, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये मैंने ऊपर जितनी भी अभाज्य संख्या लिखी है सारी की सारी विषम संख्या है। अब विषम संख्या इस 5 से गुणा होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा भाई, इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही तो आएगा या नहीं आएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करके बता देना आया या नहीं आया। अगला सवाल देखें, इसी पर बहुत सा खूबसूरत सा सवाल है। ये सवाल केट के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x प्लस 2 एंड x प्लस 4 ऑल प्राइम नंबर। हिंदी में बता देता हूँ, आपको पूछा है कि x का मान क्या होगा यदि x और x प्लस 2 और x प्लस 4 ये क्या है, प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है। भाई x में 2 जोड़ोगे तो प्राइम संख्या आएगी, x में 4 जोड़ोगे तो भी प्राइम संख्या आएगी। तो उस x का मान बताओ कि कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखो, आप बोलोगे सर हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे हो। अरे भाई इसमें हिंदी क्या है, मतलब आप इतनी तैयारी कर रहे हो, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, और मैं हिंदी तो बोल ही रहा हूँ, इसमें कुछ उतना खास नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि इसमें बच्चों को हिंदी में डाउट आ रहा है तो मैं हिंदी भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सवाल देख लो, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2 और तीसरी संख्या x प्लस 4। तो भाई आप इनके बीच में देखो गैप कितने का आ रहा है। आप बोलोगे सर 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, 2 2 का अंतर आ रहा है ना। तो 2 के गैप पर
प्राइम नंबर की जो संख्या होती है, प्राइम नंबर का जो सेट होता है वो एक ही होता है। वो कौन कौन सा होता है? 3, 5 और 7। ये मेरा एकमात्र ऐसा सेट है प्राइम नंबर्स का, अभाज्य संख्याओं का एकमात्र ऐसा जोड़ा है मेरे पास में जो दो दो के गैप पर उपलब्ध है। देखो यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का। यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का। ठीक है, तो आप x का मान यहाँ पे 3 ले लो। x का मान 3 लूंगा, इसमें 2 जोड़ने पर आएगा 5, ये भी अभाज्य संख्या है। इसमें 2 जोड़ने पर आएगा 7, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो x का मान कितना हो जाएगा? 3। तो आप एक बात याद रख लो कि 2 के गैप पर, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 के गैप पर एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर्स का सेट है जो क्या है? 3, 5, 7। केवल और केवल एक ही सेट उपलब्ध है ऐसा जो 2 के गैप पर उपस्थित है। लगातार 3 संख्याएं, ठीक है, जो क्या है? 2 के गैप पर है। बात समझ में आई? तो अगला सवाल करें। अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नंबर सिस्टम बिल्कुल लल्लू सा चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। और क्या यार, मैं हूं ना आपके पास में, क्या टेंशन लेने की ज़रूरत। देखो अगला सवाल। इफ n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 एंड n स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n वेयर n इज एन इंटीजर। आपको दिया गया है, 3 संख्या दी गई है। पहली n स्क्वायर माइनस 33, चलो लिख लेते हैं। पहली संख्या क्या है? n स्क्वायर माइनस 33। दूसरी संख्या है n स्क्वायर माइनस 31 और तीसरी संख्या दी गई है आपको n स्क्वायर माइनस 29। और बोला है कि तीनों संख्या क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है। तीनों संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो n की कितने मान संभव है यहाँ पर, ये सवाल में पूछा है। और ये भी दिया है कि n यहाँ पे क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक है, जो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। इतना आपको यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो आप ये देखो प्राइम संख्या है और आप इनके बीच का गैप देखो। आप बोलोगे सर इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो मेरी ये संख्या आ जाएगी, मतलब 2 का गैप है। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो